आप सबको इक्वेशन याद है कि नहीं है, मुझे बोलो, याद है यस मैम। इक्वेशन? अच्छा, तो कैसे लिखा जाता है? p प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर। दिस इज द वैन डर वाल इक्वेशन। इसको हमने डिराइव भी करा था। थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं कि इसमें हमने क्या क्या जो टर्म्स हैं, ये सारे क्या क्या है। सबसे पहले P क्या है यहाँ पे? ऑब्जर्व प्रेशर है। ये क्या है? ऑब्जर्व प्रेशर। P here is observed pressure। अच्छा, और A और B की हम सबसे पहले हम लिख लेते हैं। A और B, यहाँ पे एक छोटा a है, स्मॉल a, यहाँ पे स्मॉल b। व्हाट इज दैट? A Constant. एंड B जो है वैन डर वाल्स कांस्टेंट कहते हैं हम इसको। अच्छा, आज मेरा मेन, मैं आपको इसी के बारे में ही पढ़ाऊंगी आज। इसी को लेके क्वेश्चंस आता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है पूछा जाता है, इसकी यूनिट मांगा जाता है। ठीक है, अच्छा, ए भी हो गया। अब हम चलते हैं, ये जो पूरा टर्म वी क्या है? वी ऑब्जर्व वॉल्यूम है वी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एन क्या है? थोड़ा सा एन के बारे में हम लिख लेते हैं। एन क्या है? नंबर ऑफ। क्लियर है? अच्छा, आई क्या है? गैस कांस्टेंट है, ऑल ऑफ यू नो। अच्छा, टी क्या है? टेम्परेचर है, इज अ टेम्परेचर। अगेन ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? प्रेशर करेक्शन टर्म कहते हैं। दिस इज नोन एज प्रेशर करेक्शन टर्म कहते हैं। और एनबी क्या है? दिस वॉल्यूम करेक्शन टर्म। Volume. ठीक है, ये है सारे जो वैन डर वाल इक्वेशन आपने पढ़ा है, सबके बारे में इफेक्ट्स है। उसके बाद कई बार आपको बोला जाता है, क्वेश्चन भी देते हैं, 1 मोल गैस के लिए वैन डर वाल एक्सप्रेशन दो। क्या लिखोगे? 1 मोल गैस के लिए सारे एन को 1 डाल दे, चलो इसको 1 डालो, इसको 1 डालो, इसको 1 डालो। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर दिस? फॉर 1 मोल ऑफ गैस, वैन डर वाल इक्वेशन क्या होता है? P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू आर टी। इज इट? चेक कर लो, पुट कर लो, n को 1 पुट करो और देखो ये बन रहा है कि नहीं। Yes, ma'am. आज मैं आपको बताऊंगी, ये जो वैन डर वाल इक्वेशन आप देख रहे हो ना, जिसे A और B कहते हैं, इसका सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ते हैं आज। ये है क्या एक्चुअली, और ये आगे आप पढ़ने जा रहे हो, क्या पढ़ने जा रहे हो? देखो, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ना, स्टेट सब मैटर सीबीएसई के लिए कितना इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है ये स्टेट सब मैटर। एंट्रेंस बच्चों के लिए यही चैप्टर स्टेट सब मैटर काफी अच्छा चैप्टर है, काफी स्ट्रॉन्ग चैप्टर में माना जाता है। आप जब इसके एंट्रेंस पोर्शन पढ़ोगे और जानोगे, फिर आप मुझे बोलना कि हाँ, कितना डिफरेंस है दोनों में। हर एक में नहीं होता है, जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा, बहुत डिफरेंस नहीं होता है, पर इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। अच्छा, अब आप आगे पढ़ो, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर जब पढ़ोगे ना, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर पढ़ोगे, तो इसी का यूज दोबारा आएगा ए और बी का। बॉयल्स टेम्परेचर पढ़ोगे, इन्वर्जन टेम्परेचर पढ़ोगे, उन सब में ए और बी दोबारा आएंगे। तो इसका सिग्निफिकेंस एक बार जान लेते हैं कि कैसे ये एक गैस को की जो आइडियलिटी है, या उसका एक्सटेंड ऑफ आइडियलिटी जो है, उसको कैसे ये अफेक्ट करता है, ए और बी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। तो इसे मैं रब करने जा रही हूँ बच्चे। आई होप आपने लिख दिया होगा, लिखा है सारा, लिख दिया? मैम Yes, ma'am. यस, बोलो। Yes, ma'am. मैम टेस्ट आप कल डालोगे ना? मैं देखती हूँ बच्चा, आज शाम की अभी जो इवनिंग क्लास है मेरी एड्रेस की ना, 1 मिनट, जस्ट मिनट, अभी आ रही है, कोई बुला रहा है, मैं देख के आ रही हूँ।
हाँ हाँ, टेस्ट के बारे में पूछ रहे हो जेने? हम कब भेजोगे? मैं वही देख रही हूँ, मोस्ट वाले आज रात में तो कल सुबह भेजूंगी। कल आपको रात की आपकी क्लास होती है, क्लास अभी कितने बजे की होती है? इवनिंग 8 o'clock है ना क्लास? यस मैम। मैम एंट्रेंस की? एंट्रेंस की, हाँ। मैम 8:30 को होती है। नहीं, 8 बजे लेती हूँ ना मैं, 8 बजे नहीं लेती हूँ, 8 हाँ, बजे 8 बजे भी हो जाती है। यस मैम। 8 बजे लेती हूँ, हाँ 8 बजे लेती हूँ। तो कल तो सैटरडे है ना बेटा, कल सैटरडे नहीं है क्या? देखना एक बार, सैटरडे है यस ना? मैम, सैटरडे है। बीएससी की 7 बजे लेते हो सैटरडे को? एंट्रेंस की क्लास दीपाली। अच्छा। हाँ, सीबीएसई की नहीं बेटा, सीबीएसई की तो आपका मैं मॉर्निंग ट्राई करती हूँ लेने के लिए, देखती हूँ अगर थोड़ा सा मुझे बेटर लगा तो मैं कल की शेड्यूल सुबह बनाऊंगी फिर, ठीक है? कल सुबह अगर लेना होगा तो मैं, सीबीएसई की क्लास सुबह है, इवनिंग को एंट्रेंस की क्लास है कल 8 बजे, ठीक है? तो 8 बजे मतलब काफी टाइम, मैं अगर सुबह भी भेजती हूँ ना तो आराम से आप लोग पेपर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मैं इसको रब करने जा रही हूँ, ठीक है? उसके बाद हम सिग्निफिकेंस में चलते हैं। अच्छा, तो ये जो वेक्टर इक्वेशन है, मेरा नेक्स्ट जो है ना सिग्निफिकेंस, significance of A and B। तो पहले यहाँ पे लिख देती हूँ वेक्टर इक्वेशन जो मेरा है, सो लेट मी राइट हियर दिस द वेक्टर इक्वेशन। अब यहाँ पे मुझे सिग्निफिकेंस ऑफ A and B पे चलते हैं हम। सबसे पहले चलते हैं व्हाट इज A। A क्या सिग्निफाई करता है? व्हिच व्हाट इज सिग्निफाइड बाय A? A क्या डिस्क्राइब करता है? इट इज अ मेजर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ए जो है ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स को मुझे बताता है। इट इज अ मेजर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इट इज अ मेजर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ए क्या सिग्निफाई करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सिग्निफाई करता है और दिखाता है। क्लियर है? अच्छा, अब हम चलते हैं बी क्या सिग्निफाई। बी क्या सिग्निफाई करता है? बी दिखाता है कि किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को मेजर करता है। इट इज अ मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ इस गैस मॉलिक्यूल। इट इज अ मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इट इज अ मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके हर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को सिग्निफाई करता है। क्लियर है? अच्छा, दैट मींस ए का अगर वैल्यू बड़ा है, ए का वैल्यू अगर ज्यादा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो डेफिनेटली गैस जो है वो रियल गैस की तरफ भागेगा, क्योंकि आपको पता है अगर आइडियल गैस है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है, होता ही नहीं। यू ऑल ऑफ यू नो, अगर आइडियल गैस है, मैंने आपको बताया था आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज में बताया था, आइडियल गैस किसे मानते हैं? जहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल 0 हो जाता है, हम उसे आइडियल गैस मानते हैं। क्लियर है? बट यहाँ पे ए क्या सिग्निफाई करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ए ज्यादा है दैट मींस गैस आइडियल नहीं हो सकता है, गैस सीधा रियल गैस की तरफ भागेगा। अगर ए ज्यादा है, ए अगर बड़ा है तो ए क्या सिग्निफाई करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखाता है। दैट मींस अगर किसी भी गैस के लिए ए का वैल्यू अगर बड़ा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा और गैस जो है वो आइडियलिटी से दूर भागेगा, रियल गैस की तरफ भागेगा। क्लियर है? सिंपल है। अच्छा, बी क्या है?
इट इज अ मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? ये हर एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को डिफाइन करता है। हर एक गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम को ये डिफाइन करता है कि किस तरीके से वॉल्यूम डिफाइन होता है। ओके, तो हम इसको ईच नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे ही रख कर लेते हैं, सीधा ये सिंपल चलते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। इट इज अ मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इट इज अ मेजर ऑफ वॉल्यूम, गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को मेजर करता है बी। दैट मींस मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या है वो बताता है बी। क्लियर है? ए के बारे में जान लिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है। बी क्या बताता है? इट्स अ मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये वॉल्यूम को मेजर करता है गैस मॉलिक्यूल। अब हम चलते हैं कि ए और बी का यूनिट कैसे डिराइव करेंगे, इक्वेशन से डिराइव करेंगे। सबसे पहले चलते हैं यूनिट्स ऑफ ए। यूनिट ऑफ ए कैसे डिफाइन होता है, कैसे ये ए का यूनिट बनाएंगे, और फिर हम देखेंगे बी का यूनिट कैसे डिराइव होगा। तो कहाँ से बनेगा ये इक्वेशन पे जाना पड़ेगा मुझे। सबसे पहली बात है, यूनिट ऑफ ए जानने के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, इस पोर्शन में जाना पड़ेगा। ए यहाँ पे है। अच्छा, इसके लिए आपको थोड़ा उसमें जाना पड़ेगा। आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिजिक्स में पढ़ लिया है, पढ़ा है कि नहीं? पहला चैप्टर जो है पढ़ लिया है, पढ़ा? फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका पहला चैप्टर है, वो पढ़ा है आपको? Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम, ये पढ़ा था यस। कि जब किसी को ऐड करते हैं या किसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। Yes, तब ma'am. जाके हम उसे ऐड करेंगे या फिर हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए मायने नहीं रखता है। ये कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए मायने नहीं रखता है, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वही कंसेप्ट लगता है कि दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए, तब जाके मैं दो चीजों को ऐड करूंगी। Am I right? पढ़ा? Yes, ma'am. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ये प्रेशर का यूनिट है, इसको मैं प्लस करूँ किसके साथ? a स्क्वायर बाई v स्क्वायर के साथ। दैट मींस a स्क्वायर बाई v स्क्वायर का जो यूनिट है डेफिनेटली प्रेशर का यूनिट होगा। Yes, ma'am. तभी मैं ऐड करूंगी ना, मैं इन दोनों को ऐड करने जा रही हूँ, तो दोनों का अगर यूनिट डिफरेंट है, मैं प्रेशर और वॉल्यूम को ऐड कर सकती हूँ? इज इट पॉसिबल? मैं प्रेशर और No, वॉल्यूम को ma'am. ऐड कर पाऊंगी? नो कभी नहीं मैम, कर पाऊंगी। इसका प्रेशर का यूनिट है, इसका वॉल्यूम का यूनिट है, इन दोनों को मैं ऐड कभी नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं किसी भी दो चीजों को ऐड कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है? दोनों के यूनिट बिल्कुल सेम है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे साफ दिख गया है कि a एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर का यूनिट प्रेशर का यूनिट है। तो मैं सीधा लिखूंगी, ये मेरा इक्वेशन 1 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 a एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू atm ले सकती हूँ मैं? इसकी यूनिट को प्रेशर की यूनिट बना सकती हूँ कि नहीं? Yes, ma'am. यस मैम, प्रेशर का यूनिट Yes, मान लो मैं एटीएम में लेती हूँ, तो ऑटोमेटिक है ये वाला जो टर्म है ये प्रेशर के साथ ऐड हो रहा है, इसका मतलब इसका यूनिट प्रेशर का यूनिट होगा ना। सर्विस में क्या लिखना है यहाँ पे मुझे? a n स्क्वायर बाई v स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर। डेफिनेटली इसका जो यूनिट है यूनिट ऑफ प्रेशर बन जाएगा, बिकॉज इन दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ। यहां से निकाल लेते हैं, दैट मींस a n को क्या लिखते हैं हम? मोल का स्क्वायर। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, मोल का स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम को लीटर का स्क्वायर ले सकते हैं हम। वॉल्यूम इज इक्वल टू लीटर का स्क्वायर। Yes, ma'am. यस, दिस इज इक्वल टू atm। atm हो गया प्रेशर का यूनिट। सो दैट इंप्लाइज आई कैन डू हियर a इज इक्वल टू atm लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। देखो सही है कि नहीं, देख लो यूनिट। अगर मुझे पूछा जाएगा कि ए का यूनिट बताओ तो क्या बताना है? atm लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ a। an स्क्वायर बाई v स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर हो गया। दोनों सेम टर्म है, ये एडिटिव टर्म है, ये एडिशन पे जा रहे हैं।
अब a स्क्वायर, n की जगह पे मोल्स का स्क्वायर ले लिया मैंने, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, मोल का स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम की जगह पे लीटर का स्क्वायर ले लिया मैंने। दिस इज इक्वल टू atm, प्रेशर का यूनिट हो गया। a इज इक्वल टू atm, लीटर स्क्वायर जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है और मोल स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो गया है। I can write here atm liter square mole inverse 2। अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन में आता है which of the following is the unit of A, मैच करो बोला जाएगा, ABCD ऑप्शन रहेगा। दिस इज द यूनिट atm लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 2। दिस इज डन, हो चुका है, क्लियर? Yes, किसी को डाउट ma'am. है तो बोलो। अच्छा, अब हम चलते हैं, यहाँ पे बता देती हूँ आपको मैं, यूनिट ऑफ बी पे चलते हैं। अब आप मुझे बताओ, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका जो यूनिट है इसका वही यूनिट होगा ना एनबी का। Yes, ma'am. सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो एनबी का टोटल यूनिट क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, that means here unit of NV is equal to unit of volume. So NV is equal to volume का यूनिट क्या ले लेते हैं हम, लीटर ले लेते हैं। वॉल्यूम का यूनिट लीटर है, सो NV का यूनिट हो जाएगा लीटर। अच्छा, B is equal to, अच्छा N को मैं मोल देती हूँ ना, सो लीटर पर मोल। तो B का यूनिट क्या हो जाएगा, B क्या है, लीटर पर मोल है, और यू कैन कॉल इट लीटर मोल इनवर्स। पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि ए और बी का सिग्निफिकेंस बताओ और साथ में उसका यूनिट को, यूनिट क्या है ए और बी का। तो दिस इज द यूनिट फॉर ए, ये ए का यूनिट मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, और ये है मेरा बी का यूनिट। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लो और फिर हम आगे मैम ट्राई बढ़ेंगे। करके बताना होता है ना? क्या क्या? हाँ दीपाली, ट्राई ये करके बताना होता है ना? क्या क्या बताना होता है, मैं समझ नहीं पाई दीपाली। मैम ए एंड बी की यूनिट ट्राई करके बतानी होती है ना? डिराइव करके बतानी होती है बोल रहे हो? हाँ, यस मैम। अगर आपको देंगे कि कैसे डिराइव करोगे यूनिट को ए और बी का तो बताओगे। अच्छा, अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आया व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए, डेरिवेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा यूनिट पे जाओ। डिपेंड करते हैं, मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सिंपली आपको बोलेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए, आप यस सीधा यूनिट लिख सकते हो। अगर आपके पास टाइम मान लो है, क्योंकि देखो ये बहुत इजी कैलकुलेशन, डिफिकल्ट तो है नहीं ना, इजी कैलकुलेशन है। आपके पास टाइम है, मान लो कोई यस 1 मार्क का क्वेश्चन में आता है, डिराइव कर दो, क्या कितना टाइम लगता है। टीचर को इतना ही पता चलता है कि हाँ बच्चे को आइडिया है। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में चलते हैं। वेन डर वाल इक्वेशन में मैंने आपको इक्वेशन डिराइव करके दिखाया है, साथ में हमने उसके बारे में जाना क्या क्या है, और ए और बी का सिग्निफिकेंस के बारे में और यूनिट के बारे में हमने पढ़ लिया है। सीधे चलेंगे हम, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड क्या होता है। क्लियर है? ये मैं रब करूं फिर इसे? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है, आपने काफी कुछ लॉस के पढ़ने के साथ साथ आपने रियल गैस और आइडियल गैस का जो डेविएशन है वो क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया है। और फिर हमने वन वाले क्वेश्चन के बारे में जाना। अच्छा, उसके बाद अभी जो आपको मैं लेके जाऊंगी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में लेके जाऊंगी, वो एक ऐसा फैक्टर है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो दिखाता है कि कोई भी गैस आइडियल गैस से कितना डेविएशन मैम आपकी है। आवाज भी नहीं आ रही मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? नो मैम। Ma'am. एक्चुअली क्या हो रहा है ना, अगर कोई भी चीज अगर सबके लिए है तो फिर मैं समझ लेती हूँ कि यहाँ पे मेरी कोई गड़बड़ी चल रही है। बट अगर किसी एक एक बच्चे के लिए है तो हो सकता है धीरे धीरे वो ठीक भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके साइड में भी कोई दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो बाकी बच्चे एक बार देख लो, अगर सबका प्रॉब्लम है तो मेरा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। ठीक हो गई मैम। ओके, हाँ।
कोविड-19 के टाइम में आप घर बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। बाई चांस अगर मान लो कभी नेटवर्क का इश्यू दिख गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम फिर उसे मैनेज भी कर लेंगे। बाकी ठीक हो गया है। मैं एक्चुअली अभी फोन को स्विच ऑफ भी करने लगी हूँ। बीच में ऐसे सोच रही हूँ ना कि हर एक बार स्विच ऑफ कर लूंगी फोन को। अच्छा, अब हम चलते हैं सीधे कंपैरेटिव फैक्टर Z क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय Z सिंबल डाला जाता है इसके लिए। और सबसे पहले इसका डेफिनेशन थोड़ा लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे व्हाट इज Z एक्चुअली। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन मैंने आपको जैसे अभी बताया कि जो कंपैरेटिव फैक्टर Z है ये क्या मेजर करता है? आइडियल गैस से रियल गैस कितना डेविएशन पे है या कितना ज्यादा डेविएटेड है उसका एक्सटेंट को बताता है। कंपैरेटिव फैक्टर Z बताता है। क्लियर है ना? अच्छा, तो राइट डाउन दिस फैक्टर it is defined as a factor that measures the extent of deviation of a real gas, the extent of deviation from an ideal gas, the extent of deviation from an ideal gas. Just a minute. It is defined as a factor that measures the extent of deviation of a real gas from ideal gas behavior. It is defined as a factor that measures the extent of deviation of a real gas from ideal gas behavior. ये ऐसा एक फैक्टर है जो मेजर करता है कि जो रियल गैस है वो आइडियल गैस बिहेवियर से कितना डेविएटेड है। और यू कैन कॉल इट इज ए मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ आइडियलिटी ऑफ ए गैस। एक गैस कितना आइडियल है वो मेजर करता है, आप लिख सकते हो। और it is a measure of extent of ideality of a gas. It is a measure of extent of ideality of a gas. दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। It is defined as a factor that measures the extent of deviation of a real gas from ideal gas behavior. ये deviation का extent बताता है कितना deviated है। और you can call it is a measure of extent of ideality of a gas. एक गैस कितना आइडियल है वो बताता है। क्लियर है? अच्छा, अब हम चलते हैं Z is एक्सप्रेशन क्या होता है Z के लिए? Z, what is Z? कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे? राइट डाउन। It is expressed as Z is equal to PV by nRT. ये है Z का एक्सप्रेशन PV by nRT। क्लियर है? ओके, अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि Z के डिफरेंट वैल्यू के लिए आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा Z। तो राइट डाउन फॉर आइडियल गैस। अच्छा, अब उसके बाद मैं क्या करूंगी आपको, अभी इसके बाद हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद हम फिर देखेंगे। ग्राफ बनाने के लिए मैं यहाँ पे ग्राफ बना देती हूँ आपके लिए, ठीक है? यहाँ पे ग्राफ बना देती हूँ, फिर हम इसको रब कर करके लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ नहीं समझाऊंगी तो फिर आपको Z जो है ना PV by nRT क्या है आपको समझ में नहीं आएगा। चलेंगे, पहले दो लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, फिर मैं आपको ग्राफ की तरफ लेके जाऊंगी। सो राइट डाउन थोड़ा मुझे इसके लिए स्पेस भी चाहिए, मैंने काफी स्पेस डेफिनेशन में ले ली है। अच्छा, ये काम करते हैं आपने डेफिनेशन लिख दिया कंप्लीट? Yes, ma'am. Done. डेफिनेशन पर डेफिनेशन को रब कर लेते हैं, डेफिनेशन का काम खत्म हो गया है।
डेफिनेशन इसलिए होता है जिस डिफाइन करने के लिए होते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है कि z एक्चुअली है क्या। अगर आपको कंपैरेटिव फैक्टर को लेके शॉर्ट नोट आता है तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद ये एक्सप्रेशन देना है। और अगर थोड़ा 2 और 2.5 मार्क्स में आता है तो आपको ग्राफ बने के दिखाना है वहां पे। क्लियर है? तो डेफिनेशन हो चुका है। Z is defined as a factor that measures the extent of deviation of real gas from ideal gas behavior, or you can call it it's a measure of extent of ideality of a gas. ठीक है? अच्छा, तो ये डेफिनेशन को मैं भी रब करती हूँ। स्टार्ट यहाँ से करेंगे, Z is equal to PV is equal to NR by NRT, और यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है? ओके, तो डेफिनेशन नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। डन है ना? Yes, ma'am. तो हमें यहाँ पे ये पता चला है, मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है। पीवी आई मीन जेड का जो डेफिनेशन है हमने कर लिया है, और जेड का एक्सप्रेशन क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। थोड़ा इसका Excuse me, ma'am. एक्सप्रेशन। यस मैम वो इक्वेशन एक बार इक्वेशन कंप्लीट कर दो। हाँ यस मैम यही पूछ रहा था, इक्वेशन ही पूछ रहा था। ये वाला z इज इक्वल टू पीवी बाय एनआरटी। मैं आगे बढ़ूंगी, अभी पूरा कराऊंगी, पर स्पेस के लिए मैंने ना मैम मैं लिख नहीं हाँ। पाया था ना, मैं डेफिनेशन के बाद इक्वेशन नहीं लिख पाया था। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन है z इज इक्वल टू पीवी बाय एनआरटी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो एक्सप्रेशन है ये है पीवी बाय एनआरटी। दिस इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z। इट इज द रेशियो ऑफ पीवी टू एनआरटी। इट इज द रेशियो ऑफ पीवी टू एनआरटी। पीवी और एनआरटी का रेशियो दिखाता है मुझे, z बताता है। इट इज द रेशियो ऑफ पीवी टू एनआरटी। पीवी और एनआरटी का रेशियो बताता है मुझे z। क्लियर है? यू कैन राइट हियर, यू कैन दिस इज डन। z इज इक्वल टू पीवी बाय एनआरटी। अब हम सीधे चलते हैं, ग्राफ में आपको मैं लेके चलूंगी, बट थोड़ा हम इसमें जान लेते हैं कि आइडियल गैस के लिए z का वैल्यू क्या होता है। आप थोड़ा खुद सोच के मुझे बताओ। आपको मैंने ये बताया है कि z एक ऐसा फैक्टर है जो बताता है कि रियल गैस आइडियल गैस से कितना डेविएटेड है, वो बताता है मुझे z। और यू कैन कॉल इट, ये आइडियल गैस का एक्सटेंट को बताता है। अब आप मुझे खुद बताओ कि आइडियल गैस के लिए z का वैल्यू क्या होनी चाहिए। कि दिस इज द रेशियो ऑफ पीवी टू एनआरटी। पीवी टू एनआरटी का रेशियो है ये, पीवी बाय एनआरटी का रेशियो है। आइडियल गैस के लिए क्या होना चाहिए, व्हाट मस्ट बी इट्स वैल्यू फॉर आइडियल गैस। सो लेट्स फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, मैं आइडियल गैस की अगर बात करूं तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है कि नहीं होता है। आइडियल गैस के लिए तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगता है, आइडियल गैस इक्वेशन जिसे कहते हैं। यस मैम। अच्छा, अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है तो पीवी बाय एनआरटी 1 हो जाएगा। आइडियल गैस के लिए अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है तो पीवी बाय एनआरटी 1 नहीं है। एनआरटी को नीचे ले आओ, पीवी के नीचे ले आओ। अच्छा, that implies z is equal to pv by nrt is equal to 1। z is equal to pv by nrt है, ओके। z is equal to pv by nrt, और मुझे प्रूफ हो चुका है यहाँ पे कि pv by nrt 1 है आइडियल गैस के लिए। तो इससे मुझे क्या पता चला, आइडियल गैस के लिए z का वैल्यू 1 होता है। ध्यान रहे, आइडियल गैस के लिए z का वैल्यू 1 होता है। आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z फॉर आइडियल गैस।